हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं व्हाट इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक डाइपोल की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होती है, एंड वी हैव स्टडीड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक तो कूलम्स लॉ करेंगे जो कि एक बेसिक डेफिनेशन है। जब हम दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ होता है वैसे ही यहाँ पर भी कूलम्स लॉ होता है। फिर वहां से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स जो है ना बेसिक्स हैं। अभी तक जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 है मैग्नेटिक मटेरियल्स के बेसिक्स हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं उसमें हम मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि किसी मटेरियल को हम किस तरह से मैग्नेटाइज करते हैं एक्सटर्नल फील्ड में रख के। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 होगा। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपडेट्स आते रहते हैं। आपको मैं नोट्स वहां पे शेयर करता हूँ, बुक शेयर करूंगा, तो आप वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हम दो पोल्स के लिए मैग्नेटिक फोर्स लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो दिस विल गिव यू एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, जैसे दो चार्जेस होते हैं ना, अब हम मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। जब भी हम किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे ही फोर्स लगती है। मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, यहाँ पे फिर मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगती है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन होगी एफ एम। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगी। और साउथ पे जो फोर्स लगती है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फोर्स है। सबसे पहले हम कूलम्स लॉ देखते हैं। कूलम्स लॉ जो है यहाँ पे वो ये है कि अगर हमारे पास मान ले दो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसकी पोल स्ट्रेंथ हो गई m1, पोल स्ट्रेंथ है ये। ठीक है, जैसे हमारे पास चार्ज होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में पोल स्ट्रेंथ होती है। इसके सामने एक और मैग्नेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है। m2 दोनों के लिए सेम होगा, चाहे हम नॉर्थ साउथ की बात करें दोनों के लिए पोल स्ट्रेंथ सेम होगी। यहाँ पर भी ये नॉर्थ साउथ। अब अगर हम इन दोनों पोल्स में फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, ये मैंने जो दो डॉट्स लगा दिए तो दोनों ही रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दोनों सेम है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी हमारे पास। एंड दैट फोर्स कैन बी गिवन बाय एफ एम। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अभी डायरेक्शन तो आपको पता है वेक्टर से कैसे लिखी जाती है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट if r is the distance between these two poles in vacuum, everything is placed in vacuum. ठीक है, तो if r is the distance then magnetic force is directly proportional to product of pole strengths, जैसे वहां product of charges होता है, and inversely proportional to the square of distance between them. यहाँ पे जो constant of proportionality है that is mu naught by 4 pi। यहाँ जो constant of proportionality आएगा that is mu naught by 4 pi, and mu naught is called absolute permeability of free space। ठीक है, अगर आप किसी मीडियम में लिखना चाहते हो इसी फोर्स को तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर मल्टीप्लाई होता है, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। इन ए मीडियम वी कैन राइट सेम फोर्स एफ एम डैश लिख देते हैं उसको, म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई m1 m2 by r square। So this is the magnitude of the force. Now here mu naught is equal to, as you know, 4 pi into 10 to the power minus 7। इसका एक और यूनिट होता है वीबर पर एम्पेयर पर मीटर। यहाँ वीबर जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, अभी हम थोड़ी देर में इसको भी पढ़ेंगे।
मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे कि होता है चार्जेस के केस पे। यहाँ पे ना ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। कांस्टेंट वैसे हम यहाँ k लिख लेते हैं पहले, k टाइम k की वैल्यू मैंने पुट करी है। ये जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है इन CGS यूनिट्स, और इसी k की वैल्यू ये होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई इन SI। तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि कौन सा वैल्यू आएगी। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे k की वैल्यू डिपेंड करती है, इसको याद रखना। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है। ये सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है जी, चलिए कैसे करना है देखिए। ड्यू टू ए पोल, ठीक है, एक पोल के कारण जो है वो भी साथ में ऐड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट पोल, F वेक्टर ऑन ए टेस्ट पोल। हम एक टेस्ट पोल रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखते थे, अब टेस्ट पोल रखेंगे, डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ, उसकी कितनी पोल स्ट्रेंथ है उसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट, और मैं किसी पॉइंट P पर B वेक्टर देखना चाहता हूं, तो ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, हमारी लाइन ज्वाइनिंग, यहां पे मान लो पोल है, ये लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज R। तो यहां पे हम एक छोटा सा पोल रखते हैं, मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट मैग्नेट। इसका काम सिर्फ इतना ही है, उसमें भी नॉर्थ पोल हम रखेंगे, साउथ पोल यहां आ जाएगा। तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, किस डायरेक्शन में लगी, मान लो इस डायरेक्शन में लगी, FM वेक्टर पर यूनिट, इसी की पोल स्ट्रेंथ m0, इसकी अपनी पोल स्ट्रेंथ m0 है। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली ये हो जाएगा, देखिए अब इस पे कितनी फोर्स लगी, मान लो इसकी स्ट्रेंथ है m, उसकी m0। तो हेयर इफ आई राइट F वेक्टर ऑन m0, कितनी फोर्स लगी, फोर्स ऑन m0, तो दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m into m0 divided by r square. R is the distance between them. Its direction will be away from, direction मतलब r कैप के along होगी, मैंने बनाया चलो उधर है क्योंकि रिपेल कर रहे हैं दोनों, डायरेक्शन इस तरफ होगी। चलो अब ये लिख लिया हमने, B वेक्टर लिखना हमें, तो B वेक्टर इज F डिवाइड बाई m0। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं सेम वैसे ही चीजें चल रही हैं। यहाँ m आ जाएगा, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है उसकी पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी, डिवाइड बाय r स्क्वायर r कैप। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक डाइपोल placed at some angle theta in a uniform magnetic field. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, सीधी नहीं बनी, रुक जाओ। इफ वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और हमने वहां पे किसी एंगल थीटा पे, लेट अस सपोज ऐसे एक बार मैग्नेट रखा, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ बनती है, और जो थीटा होता है ना, ये वाला एंगल थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन म्यू वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर।
दिस एंगल इज थीटा। तो इस पे टॉर्क लगता है, ये घूम जाता है मैग्नेट। टॉर्क इज म्यू क्रॉस बी, ये हमने देखा। मतलब ये मैग्नेट अपने आप इस सिचुएशन में स्टेशनरी नहीं रह सकता, इट इज रोटेटिंग, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक के साथ साथ इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है इस सिचुएशन में जो मैंने अभी बना रखी है। थीटा की वैल्यू इस पे डिपेंड करता है कि बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर हम बार मैग्नेट को इस सिचुएशन में रखें, पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, इट इज एनर्जी possessed by a body due to its position in a force field। तो अगर मैग्नेट ऐसे पड़ा हुआ है साउथ नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर या म्यू वेक्टर b वेक्टर के अलोंग ही है इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में अगर मैं थीटा एंगल की बात करूं, थीटा 0 डिग्री है, और अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें यही सिचुएशन में, तो ये मैग्नेट ऐसे ही रहेगा स्टेशनरी, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि टॉर्क 0 लग रहा है एंड इट इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे मैंने बताया था ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर मैग्नेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, एंगल थीटा पर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है और 0 डिग्री एंगल पर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। हाँ, अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, थीटा एंगल 90 डिग्री हो गया, मैग्नेट ऐसे पड़ा हुआ वर्टिकल, तो उस केस में ना बार मैग्नेट पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है। तो जब टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा बच्चों, तब सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं बार मैग्नेट को, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपको ये पता है कि अगर एक बॉल है हाई टच पे, वो वहां पे स्टेशनरी पड़ी हुई है, आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है, जैसे ही आप उसको छोड़ते हो बॉल को, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में कन्वर्ट होती है। तो जब भी कोई बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल थीटा पे ओरिएंट होता है, उसके अंदर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो अभी हमें उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम इस फिगर को लेके चलेंगे, दिस इज आवर डायग्राम, इनिशियल सिचुएशन, बार मैग्नेट अभी ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। तो पहले हम लिख लें कि व्हाट इज दिस, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको पता है। तो लेट अस सपोज मैग्नेट इज प्लेस्ड लाइक दिस, हमें इसको थीटा एंगल से ऐसे घुमाना है लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं घुमाऊंगा इसको ऐसे पकड़ के, मैं कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा हूं, और मुझे एक्सटर्नल टॉर्क उतना ही लगाना है जितना इस मैग्नेटिक टॉर्क को अपोज करने के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, घुमा के मैं किसी एंगल थीटा पे ले गया, लेट अस सपोज यहाँ पे इस सिचुएशन में मैं ले गया इसको, ठीक है, थीटा एंगल पे। अब जैसे मैं इसको पकड़ के रखा हुआ, आप इसको समझो, इस टाइम इस पे ऑलरेडी एक टॉर्क लग रहा है विच इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एक टॉर्क लग रहा है, ठीक है। उतना ही टॉर्क मुझे लगा के रखना पड़ेगा सो दैट कि ये थीटा सिचुएशन में ऐसा रहे, ठीक है। तो मुझे उसके ऑपोजिट और थोड़ा सा टॉर्क लगा के, लेट अस सपोज मैंने इसको स्मॉल एंगल डी थीटा से घुमाया, ठीक है। तो लेट मी राइट, लेट द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू वेक्टर having angle theta with b vector is placed in the magnetic field. The torque acting on it is tau is equal to mu b sin theta, equation number 1. Let it is rotated against the magnetic field b vector, उसके opposite anti clockwise according to our diagram, by small angle डी थीटा। तो हमने इसको छोटा सा एंगल डी थीटा से घुमाना है, ठीक है। तो उस केस में मुझे इस टॉर्क के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क मुझे कितना लगाना है, ठीक है। तो द टॉर्क नीडेड इज, वो भी यही होगा, सेम टॉर्क। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है।
जब ये खुद घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो वो घूमेगा, अगर आप देखोगे ना मैग्नेट को तो क्लॉकवाइज घूमेगा। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो ये मेरा एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो इसको करने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, द एक्सटर्नल वर्क टू डू दिस वो हो जाएगा dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू टॉ टाइम्स डी थीटा। ये रोटेशनल वर्क का एक्सप्रेशन है, हम रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं। तो ये वाला टॉप यहां पुट कर देंगे, डी थीटा साथ में लिखेंगे, दैट विल बी द स्मॉल वर्क। तो सिंपली हो जाएगा dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा डी थीटा। तो w एक्सटर्नल इज integration of dw external, and let us suppose I am rotating it from some angle theta 1 initial to theta 2, तो म्यू बी तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा के इंटीग्रेशन कर देंगे हम, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस साइन बाहर लिख लेंगे, लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस म्यू बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहां पे माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, म्यू बी इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल, ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो अगर हम उसको थीटा 1 से थीटा 2 पे घुमाएंगे डाइपोल को, तो हमें इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। थीटा 1 कोई एक इनिशियल एंगल है, ठीक है, उसके ऑपोजिट थीटा 2 तक मैं इसको ले गया लाइक दिस। तो मुझे जो काम करना पड़ेगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। जितना भी काम करना पड़ेगा दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्योंकि मैंने एक इनिशियल वैल्यू ली और एक फाइनल वैल्यू ली है, इसलिए यहां पे डेल्टा यू का फैक्टर आ गया। अब हम अगर एक स्पेशल केस ले लें कि इनिशियली ना हम डाइपोल को जीरो पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रखेंगे, इनिशियल एनर्जी जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई, है ना, ये इसके बराबर है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलेंगे और फाइनल हम किसी एंगल थीटा पे देखते हैं क्या बनती है फिर, ठीक है। ओके, नाउ फॉर इनिशियल एनर्जी टू बी जीरो, योर थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। इनिशियल एंगल जो है ना थीटा 1, दैट मस्ट बी 90 डिग्री, क्योंकि जीरो पोटेंशियल एनर्जी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। क्यों, मैंने अभी बताया, उस केस में मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होता है। किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है जब एंगल थीटा 90 होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टॉर्क मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, वो रुकेगा नहीं डाइपोल वहां पे। तो इस केस में फिर हमारे पास थीटा 1 90 डिग्री आ गया, ठीक है। एंड लेट अस सपोज जो फाइनल एंगल है यू एफ जो हमें निकालना है, उसके लिए हमने जो थीटा 2 है वो कोई एंगल थीटा मान लिया। मतलब इनिशियली डाइपोल ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है और फाइनली वो जो हमने एंगल लेना है वो थीटा 2 कोई थीटा के बराबर है। 90 से बड़ा भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये सिचुएशन फिजिकली है, आप देख लो जरा डायग्राम, आपको समझ आना चाहिए। इनिशियली डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट होती है। अब जब आप इसका फाइनल एंगल थीटा 2 डिसाइड करोगे, अगर आप ऐसे ले आओगे तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, और अगर ये एंगल 90 से बड़ा होगा उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। ये नॉर्थ पोल है हर जगह। चलो तो देखते हैं, थीटा टू थीटा पुट करेंगे यहाँ पे, तो यू एफ का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ cos 90 जीरो हो गया, माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। मतलब अगर एक डाइपोल थीटा एंगल पे पड़ा हुआ है ना, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो इस फॉर्मूले से पता चलेगी हमें। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड u एट एंगल थीटा इज माइनस म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस आ रहा है वहां पे, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। नाउ इट हैज आल्सो सम स्पेशल केसेस, ठीक है। देखो u का फॉर्मूला है माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, एक ही एंगल बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है, इस सिचुएशन में डाइपोल पड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जीरो आएगी। इसके अकॉर्डिंग cos 90 जीरो। अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री है तो u नेगेटिव आएगा, माइनस म्यू बी, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है।
जहां पे डाइपोल पड़ा है ना तो वहीं रहेगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूं इस स्टेट को। और तीसरा केस है अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो जो u आएगा पोटेंशियल एनर्जी cos 180 -1 तो प्लस म्यू भी आ जाएगा। ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहां से डिस्टर्ब करोगे ना डाइपोल को तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये सेम वही सिचुएशन है जैसे एक बाउल है, बाउल के ऊपर यहाँ बॉल पड़ी हुई है, बॉल को डिस्टर्ब किया, बॉल नीचे गिर जाएगी। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि बॉल यहाँ पड़ी हुई है बाउल के अंदर, यहाँ पे इसको यहाँ से डिस्टर्ब करके मान लो आप यहाँ पे ले गए तो इसने ऐसे ऑसिलेट करके वापस यहीं पे आ जाना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये डाइपोल की जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस म्यू बी, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज म्यू बी। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, इक्विलिब्रियम की सारी स्टेट्स याद रखनी है। So this is the potential energy stored in the dipole in case of when it is placed in a uniform magnetic field at some angle theta. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। We are given with a bar magnet or magnetic dipole, magnet of magnetic moment कैपिटल एम, ठीक है, म्यू से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं, एंड लेंथ एल एज शोन। दिस इज द गिवन बार मैग्नेट, इट हैज सम लेंथ एल एंड इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल which can be represented by this vector. Now it is bent, it is bended in the form of an arc बना दी मैंने इसकी, ठीक है, of angle theta. Find the new magnetic moment. ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हमें कौन सी लेंथ लेनी होती है जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो जब हम इसको बेंड करेंगे इसकी शेप थोड़ी ऐसी हो जाएगी, ऐसे बेंड कर दिया कह रहा है इसको, और बेंड कर दिया यहाँ पे, ये साउथ और नॉर्थ पोल्स जो है यहाँ पे हैं लेट अस सपोज, और ये जो एल होता है ना, ये दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस ही होता है, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ। बट अब जब हम इसको बेंड कर देंगे तो मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी ये वाली, ये एल नहीं होगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट, इट विल बी एल डैश, ठीक है। तो हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है, ये एल डैश मान लेते हैं हम, और यहाँ पे ये जो आर्क बनाई है हमने मैग्नेट की, उसका जो सेंटर पे एंगल है दैट एंगल इज थीटा। तो अब इन टर्म्स ऑफ थीटा हमें देखना है कि व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहले हम लिख लेते हैं फॉर ओरिजिनल मैग्नेट जो मेरे पास था उसके लिए पोल स्ट्रेंथ इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ। देखो, पोल स्ट्रेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है, यहाँ कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को लेंथ से डिवाइड किया, पोल स्ट्रेंथ आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये बाद में हमारे काम आएगा। आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस एल डैश, तो एल डैश कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, यहां से ऐसे हमने परपेंडिकुलर फेंका, ओ पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर फेंका, दिस इज ए परपेंडिकुलर। अगर मैं इतने एंगल की बात करूं तो ये एंगल हो जाएगा θ/2, और अगर मैं इतनी लेंथ की बात करूं, ये लेंथ कितनी होगी, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ द आर्क। तो इस लेंथ को फाइंड करेंगे तो इट इज आर, ये हाइपोटेन्यूज है ना, और ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो दिस इज आर साइन θ/2, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल θ/2 है, और इधर वाली लेंथ भी यही होगी, दिस इज ऑल्सो आर साइन θ/2। तो एल डैश इज 2r साइन θ/2। तो थीटा जो भी आपको गिवन होगा उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो न्यू वाली मैग्नेटिक मोमेंट m डैश में ये लेंथ आनी है, बस इतना सा काम है। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट में m डैश आना है मेरे पास, तो m डैश इज पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी,
क्योंकि पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज नहीं किया, मैग्नेटिक मोमेंट जो ओरिजिनल थी पर यूनिट लेंथ वो सेम है, उसमें से पोल स्ट्रेंथ आ गया इनटू दिस डिस्टेंस एल डैश। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ को कैपिटल एम बाई एल ही पुट करेंगे क्योंकि आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एल निकालना है, और यहाँ पे 2r साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर को। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसमें थीटा एंगल आपको कुछ भी दे रखा हो आप वहां से आंसर निकाल सकते हैं, और रेडियस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडियस को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। देखो कैसे, एक एग्जांपल इसके अंदर भी बना देते हैं। लेट अस सपोज थीटा इज 60 डिग्री, तो यहाँ हमारा बन जाएगा फिर आंसर m डैश का, अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री है तो ये बन जाएगा m बाई एल इंटू 2r साइन 30, साइन 30 इज 1/2, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 है ना, तो 30 डिग्री बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया mr बाई एल। बट हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r नहीं कोट करना, ना ही l लेके आना है वहां पे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ना तो स्मॉल l गिवन है ना कुछ और है, सिर्फ थीटा गिवन है ना। अब इसको कैसे ठीक करना है, देखो l बाई आर इज एंगल, ये r क्या ना, ये है l यहाँ पे, लेट मी शो यू विद डिफरेंट कलर, ये जो है टोटल, ये आर्क जो थी ना दिस वाज l, जब हमने इसको बेंड किया तो l जो था वो l ऐसे बेंड होके आर्क बन गया, तो l बाय आर, आर्क बाय रेडियस इज एंगल, तो इसको हम एंगल पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा m अपॉन m ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाय दिस एंगल थीटा, और थीटा को यहाँ पे पुट करना है रेडियंस में, तो रेडियंस में पुट करेंगे तो m डिवाइड बाय पाई बाय 3, क्योंकि 60 डिग्री पाई बाय 3 होता है, तो आंसर आ गया 3m बाय पाई। तो दिस इज आंसर। तो आंसर को जब हमें कोट करना ना लास्ट में जाके, अगर 4 ऑप्शन आ गए A B C D, तो उसमें से जो आंसर कोट करते हैं वो आंसर इन टर्म्स ऑफ दोज पैरामीटर्स होता है जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो जब हम इसको बेंड करेंगे एट एंगल 60 डिग्री, तो जो मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से अभी टॉर्क अगर कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, अब आपको ये वाली मैग्नेटिक मोमेंट यूज करनी है। टॉर्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे जब मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन पुट करेंगे आपको ये वाला एक्सप्रेशन पुट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने ड्राइव करके दिखाया आपको, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप किसी भी मैग्नेट को थीटा एंगल पे बेंड करेंगे, उसकी आर्क बना देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट m डैश विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। बाद में तो चलो उसका स्पेशल केसेस जितने मर्जी बना लो।